बच्चों हम बात कर रहे थे ना कि धातु अम्ल के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो धातु अम्ल के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है ये कल बातें कर रहे थे उस बारे में हम लोग, और उसी में आगे जैसे है कि धातु कैसे प्रतिक्रिया करता है, तो हमने आपसे कहा कि तनु HCl के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसमें भी हमने आपसे कहा कि कुछ है जो नहीं भी करता। वैसे ही देखिए जो धातु जिनके बारे में हम बात किए वो सभी धातु HCl के साथ करते हैं, लेकिन एक और अम्ल है जो है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, उसके साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बनाता। वो भी अम्ल है, HCl भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बनाता। आपके किताब के आपकी परीक्षा में सवाल दिया, आपकी किताब में भी दिया है, आपके प्रश्न में भी, कि क्यों HNO3 के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बनाता। तो ऐसा क्यों, उसका कारण देखिए, आप इसको उत्तर के रूप में लिखिएगा। क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक होने की वजह से वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। जल यानी कि किसमें, H2O, तो जल में परिवर्तित करता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब N2O, NO, NO2 ऐसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर भी अब उसमें भी अपवाद है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दोनों ही HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसका मतलब अब जैसे मैं यदि बताऊं कि तनु HCl के साथ कौन सबसे ज्यादा कर सकता है, तो यहाँ पर तनु HCl के साथ अभिक्रियाशीलता कुछ इस तरह से है। सबसे ज्यादा कौन अच्छे से प्रतिक्रिया करता है, तेजी से कौन करता है, मैग्नीशियम, फिर करता है एल्यूमिनियम, फिर करता है जिंक, फिर करता है आयरन। तो यानी कि यदि ये चार हैं तो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील कौन होगा HCl के साथ, तनु HCl के साथ, वो होगा मैग्नीशियम। उसी तरह से धातु का एक और गुण है, धातु का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है, धातु का अन्य धातु लवण से अभिक्रिया। धातु का अन्य धातु लवण से अभिक्रिया। अन्य धातु लवण का मतलब क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, Fe को क्या बोलते हैं हम लोग, आयरन। क्या बोलते हैं Fe को, आयरन। ठीक है, आयरन हो गया, तो आयरन का क्या है, Fe। और ये देखिए तो ये क्या है, कॉपर। कॉपर यानी कि तांबा। तांबा का सूत्र क्या हो गया हमारे पास, Cu। तो आयरन Fe, और ये तांबा क्या है, ये भी धातु है, लेकिन इसका लवण क्या हो गया, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। हमने बहुत जगह लिखा होगा ना, देखिए याद रखने के लिए लिख दे रही हूँ, कॉपर सल्फेट। तो आयरन यानी लोहा किसके साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, दूसरे धातु के लवण के साथ, वो कौन है, कॉपर सल्फेट। और उससे प्रतिक्रिया करके आप देखो कि इसका ये जो आयरन है ये इसके SO4 को ले लेता है और इसमें से धातु को अलग कर देता है। तो दूसरा गुण, तो बच्चों हम बात कर रहे थे ना कि धातु अम्ल के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो धातु अम्ल के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है ये कल बातें कर रहे थे उस बारे में हम लोग, और उसी में आगे जैसे है कि धातु कैसे प्रतिक्रिया करता है, तो हमने आपसे कहा कि तनु HCl के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसमें भी हमने आपसे कहा कि कुछ है जो नहीं भी करता। वैसे ही देखिए जो धातु जिनके बारे में हम बात किए वो सभी धातु HCl के साथ करते हैं, लेकिन एक और अम्ल है जो है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, उसके साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बनाता। वो भी अम्ल है, HCl भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बनाता। आपके किताब के आपकी परीक्षा में सवाल दिया, आपकी किताब में भी दिया है, आपके प्रश्न में भी, कि क्यों HNO3 के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं बनाता। तो ऐसा क्यों, उसका कारण देखिए, आप इसको उत्तर के रूप में लिखिएगा। क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक होने की वजह से वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। जल यानी कि किसमें, H2O में, तो जल में परिवर्तित करता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब N2O, NO, NO2 ऐसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर भी अब उसमें भी अपवाद है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दोनों ही HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसका मतलब
अब जैसे मैं यदि बताऊं कि तनु HCl के साथ कौन सबसे ज़्यादा कर सकता है, तो यहाँ पर तनु HCl के साथ अभिक्रियाशीलता कुछ इस तरह से है। सबसे ज़्यादा कौन अच्छे से प्रतिक्रिया करता है, तेजी से कौन करता है, मैग्नीशियम, फिर करता है एल्यूमिनियम, फिर करता है जिंक, फिर करता है आयरन। तो यानी कि यदि ये 4 हैं तो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कौन होगा HCl के साथ, तनु HCl के साथ, वो होगा मैग्नीशियम। उसी तरह से धातु का एक और गुण है, धातु का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है, धातु का अन्य धातु लवण से अभिक्रिया। धातु का अन्य धातु लवण से अभिक्रिया। अन्य धातु लवण का मतलब क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है Fe। Fe को क्या बोलते हैं हम लोग, आयरन। क्या बोलते हैं Fe को, आयरन। ठीक है, आयरन हो गया। तो आयरन का क्या है Fe। और ये देखिए तो ये क्या है, कॉपर। कॉपर यानी कि तांबा। तांबा का सूत्र क्या हो गया हमारे पास, Cu। तो आयरन Fe, और ये तांबा क्या है, ये भी धातु है, लेकिन इसका लवण क्या हो गया, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। हमने बहुत जगह लिखा होगा ना, देखिए याद रखने के लिए लिख दे रही हूँ, कॉपर सल्फेट। तो आयरन यानी लोहा किसके साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, दूसरे धातु के लवण के साथ, वो कौन है, कॉपर सल्फेट। और उससे प्रतिक्रिया करके आप देखो कि इसका ये जो आयरन है ये इसके SO4 को ले लेता है और इसमें से धातु को अलग कर देता है। कहाँ है, ऊपर। तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है और आयरन क्या है, कम क्रियाशील है। इसीलिए कभी भी जिंक जो है, आयरन जो है वो जिंक को अलग नहीं करेगा, हमेशा जिंक जो होगा वही आयरन को अलग कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सक्रियता श्रेणी हम ध्यान में रखेंगे और उसके आधार पर धातु का धातु के लवण से अभिक्रिया करा सकते हैं। जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वही कम क्रियाशील धातु के लवण से धातु को अलग कर सकता है। कम क्रियाशील धातु कभी भी अधिक क्रियाशील धातु के लवण से उसको अलग नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चों हमें ये सक्रियता श्रेणी को हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसे तो हमेशा हम लोगों ने बात कर ही ली है कि सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो चीज़ें हैं ये कम क्रियाशील हैं, इनकी प्रतिक्रिया कम होती है, इसलिए उसको सबसे नीचे रखा गया। और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब जो है ये अधिक क्रियाशील है। तो सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखते हुए हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन धातु किस धातु को अलग कर सकता है, कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील। तो ठीक है, ये हो गया धातु का अन्य धातु लवण से अभिक्रिया। इसके बाद जो हम लोग प्रतिक्रिया पढ़ेंगे, इसके बाद जो धातु का रासायनिक गुण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातु का अधातु के साथ अभिक्रिया। धातु जिसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, और अधातु जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, इसके साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। धातु के दूसरे गुण में एक सबसे खास है कि धातु की अधातु से प्रतिक्रिया। मैंने कहा कि धातु जिसके बारे में पढ़ रहे थे, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब धातु, और अधातु जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब क्या हो गया, अधातु। तो धातु की अधातु से प्रतिक्रिया, धातु की अधातु से प्रक्रिया। अब क्या है कि जो धातु और अधातु की प्रतिक्रिया होती कैसे है, तो धातु के अंदर एक बहुत अच्छा गुण होता है कि धातु के अंदर एक बहुत अच्छा गुण होता है कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एनायन बनाता है। इस तरह से धनायन और एनायन मिलकर के आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मैं यदि कहूँ कि धातु अधातु के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है, धातु और धातु के साथ मिलकर के आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। यानी कि चूंकि धातु को अपनी संयोजकता कोश पूर्ण करने के लिए, उसकी संयोजकता कोश को पूर्ण करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। जैसे कि ये देखिए, ये सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करें तो क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1, यानी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो क्या बना दिया, सोडियम धनायन। और फिर वैसे ही क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 2, 8 और 7। और मैंने कहा ना कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और एनायन बनाते हैं अधातु। तो ये रहा धातु और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ से निकला था वो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया और इसकी अंतिम कक्षा में पूर्ण हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हुआ 2, 8 और 8। तो इस तरह से सोडियम धनायन और क्लोराइड एनायन ये दोनों मिलेंगे और साथ में बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस।
ये कैसा यौगिक हो गया? आयनिक यौगिक। इसीलिए कहा गया। और आयनिक यौगिक में क्या खास बात होगी, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया, इसको डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये देखिए क्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन और ये जो डॉट है वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन, ये लेकर के कुछ इस तरह से कंपाउंड बनता है। आयनिक यौगिक की खास बातें क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जहां पर प्लस और माइनस यानी केटायन और एनायन, हिंदी में कहें तो धनायन और एनायन जब मिलते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत स्थैतिक बल जो है वो काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से उसके खास गुणों में यह है कि वो बहुत ही कठोर होता है, कई कई जगह पर भंगुर भी होता है। उसी तरह से कठोर हुआ। दूसरा गुण क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके अंदर आकर्षण बल है, वो बहुत कठोर है, इसीलिए उसका गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। वो जल में घुलनशील होता है, क्योंकि बहुत ही आसानी से जब वो टूट जाता है, वो आयन है, वो यदि टूट सकता है तो वाटर में घुल करके यानी जल में घुलनशील होता है। और जो चीजें जल में घुलनशील होगी वो केरोसिन ऑयल में घुलनशील नहीं होगी, पेट्रोल में घुलनशील नहीं होगी। ये ध्यान रखना है, आगे जाकर के आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ विद्युत का चालक और कुचालक, यदि धातु गलित अवस्था में है, गलित अवस्था मतलब अब जैसे नमक हम खाते हैं तो नमक जो हमको मिलता है वो ठोस अवस्था में है, उसमें विद्युत का चालक नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो गलित अवस्था में है तो उसमें चालक होगा, यानी गलित अवस्था में वो विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं की जा सकती। फिर वही बात, क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो ये हुआ धातु की अधातु से प्रतिक्रिया। अब जब हम इसके बाद बातें करेंगे तो हमें दिमाग में आएगा कि धातु के रासायनिक गुण तो हो गए, इतने गुण हैं, तो धातु मिलता कैसे है? तो धातु को निकालने की जो प्रक्रिया है वो धातु का निष्कर्षण कहलाता है, और वो हमें खनिज पदार्थ या अयस्क से मिलता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले सिर्फ इस शब्द को सीखेंगे कि खनिज किसको कहते हैं, अयस्क किसको कहते हैं और धातु कैसे निकाला जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे